बहुत पहले की बात है, जब दमिश्क का शहर अपनी रौनक और खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। बाजार रंगीन थे, मस्जिदें आबाद थीं और लोग सुख चैन की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इस शहर के दरबार में एक ऐसा इंसान था जिसने सब कुछ अंदर से खराब कर रखा था। उसका नाम वजीर ए आजम मुर्गन था। एक ऐसा शख्स जो बाहर से तो बहुत शरीफ और वफादार दिखता था, लेकिन अंदर से जालिम बादशाह जैसा कहता। मुर्गन पहले ही कर चुका था। दरबार में कोई भी मुर्गन के खिलाफ एक लफ्ज बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। लोग डर गए थे, खामोशी में जीने लगे थे और जुल्म को अपनी तकदीर समझ चुके थे। उसी दमिश्क में एक छोटे से मोहल्ले में एक नौजवान रहता था जिसका नाम जुबैर था। जुबैर का न कोई बड़ा खानदान था, न दौलत, न ओहदा। वह एक कातिब था, यानी वह लोगों के कागज लिखता था और उन्हें पढ़ाता था। उसकी दुकान एक पुरानी गली में थी, जहां रोज गरीब लोग अपने मसले लेकर आते थे। किसी का जमीन का अक्द लिखवाना होता, किसी को अपनी शिकायत लिखवानी होती, किसी को दरबार में पर्चा देना होता। जुबैर सबकी मदद करता और कभी पैसा नहीं लेता था उन लोगों से जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सीखने से आती है, और उसके दिल में एक ऐसी आग थी जो जुल्म देखने से जलती है। लोगों को पता था कि जुबैर सच बोलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन जुबैर की दुकान पर एक बूढ़ा किसान आया। आंखें आंसुओं से भरी थीं, हाथ कांप रहे थे। उसने बताया कि वजीर मुर्गन के सिपाहियों ने उसका पूरा खेत जबरदस्ती छीन लिया था। किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। काजी ने भी मुंह फेर लिया था और दरबार में कोई भी उसकी शिकायत सुनने को तैयार नहीं था। जुबैर ने उस बूढ़े किसान की बात गौर से सुनी। उसके दिल में आग सी लग गई। उसने सोचा कि अगर यह जुल्म आज इस एक इंसान के साथ हुआ है, तो कल हजारों लोगों के साथ होगा। जुबैर ने अपनी जिंदगी में पहली बार फैसला किया कि वह सिर्फ कागज लिखने वाला इंसान नहीं रहेगा, बल्कि वह एक ऐसी आवाज बनेगा जो दरबार तक पहुंचेगी, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान खोनी पड़े। जुबैर ने पूरी रात जागकर उस किसान की शिकायत तैयार की। उसने एक एक बात लिखी, एक एक गवाह का नाम दर्ज किया और सारे सबूत इकट्ठे किए। लेकिन जब वह दरबार में गया, तो दरबान ने उसे अंदर आने नहीं दिया। दरबार के अफसर ने कहा कि वजीर के खिलाफ कोई शिकायत कबूल नहीं होगी। जुबैर निराश नहीं हुआ। वह गली गली गया, मोहल्ले मोहल्ले गया और लोगों से मिलता रहा। जब वह लोगों से मिलता, तो पता चलता कि सिर्फ यह एक किसान नहीं, बल्कि दर्जनों लोगों की जमीन और माल मुर्जा के आदमी छीन चुके थे। वह लोग डर के मारे चुप थे, लेकिन जुबैर की बातें सुन के उन्हें लगा कि शायद कोई है जो उनकी आवाज को बुलंद कर सकता है। लोगों ने जुबैर का साथ देने का फैसला किया। वजीर मुर्जा को जब जुबैर की सरगर्मियों का पता चला, तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपने खास जासूस तारिक को भेजा कि जुबैर को धमकाए और चुप कराए। तारिक जुबैर के पास गया और कहा कि अगर तुमने यह सब बंद नहीं किया, तो तुम्हारी दुकान जला दी जाएगी और तुम्हें शहर से निकाल दिया जाएगा। जुबैर ने तारिक की आंखों में सीधा देखा और कहा, जो शख्स सच बोल रहा हो, उसे सिर्फ सच ही रोक सकता है, धमकी नहीं। तुम्हारे वजीर ने अगर जुल्म किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगी जरूर। तारिकर वहां से खाली हाथ गया और मुरझान को बताया कि यह नौजवान रुकने वाला नहीं। इस पर मुरझान ने सोच लिया कि अब जुबैर को खत्म करना होगा। मुरझान ने एक खतरनाक चाल चली। उसने शहर के एक मशहूर व्यापारी के घर से कीमती जेवर चोरी करवाए और वो जुबैर के घर में छुपवा दिए। फिर उसने काजी को खरीदा और जुबैर पर चोर का इल्जाम लगवा दिया। रात के अंधेरे में सिपाही जुबैर के घर आए और उसे गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया। शहर में खबर फैल गई कि जुबैर, जो अपने आप को सच बोलने वाला कहता था, वह असल में चोर निकला। लोग हैरान थे, जुबैर के दोस्त परेशान थे, लेकिन जुबैर ने कैद में बैठकर एक काम किया जो कोई नहीं सोचता था। उसने कैद के पहरेदार के साथ बात की, उससे पूछा कि वह कब से वजीर के लिए काम कर रहा है। पहरेदार ने बताया कि उसने अपनी नौकरी इसलिए ली थी कि उसके बच्चों को रोटी मिल सके। इस बात ने जुबैर को एक नया रास्ता दिखा दिया।
जुबैर कैद में था, लेकिन उसका दिमाग आज़ाद था। उसने पहरेदार से धीरे धीरे बातें की और पता चला कि कैद के अंदर कई और लोग हैं जो मुर्जन की झूठी साजिशों की वजह से बंद हैं। उनमें से एक था सलमान, जो पहले दरबार का एक ईमानदार अफसर था। सलमान ने जुबैर को बताया कि मुरजान के हाथ में एक राज्य था, एक खास दस्तावेज जिसमें उसने बादशाह के साथ की गई सारी खयानतों का हिसाब लिखा हुआ था। मुरजान ने यह दस्तावेज इसलिए छुपाया था कि अगर कभी कोई उस पर इल्ज़ाम लगाए तो वह सबूत मिटा सके। लेकिन सलमान को पता था कि वह दस्तावेज कहाँ छुपाया हुआ था। यह वह खबर थी जो जुबैर के लिए पूरी गेम बदल सकती थी। अब सिर्फ एक मसला था, कैद से बाहर कैसे निकलना। जुबैर ने सोचा कि कैद से तोड़ते हुए भागना उसकी पूरी मेहनत बर्बाद कर देगा, क्योंकि तब लोग समझेंगे कि वह सच में गुनहगार था। इसलिए उसने एक और रास्ता चुना। उसने पहरेदार से कहा कि वह एक पर्चा लिखना चाहता है, सीधा बादशाह के नाम। पहरेदार ने पहले मना किया, लेकिन जुबैर ने उसे समझाया कि अगर बादशाह तक सच पहुंच गया तो उस पहरेदार का भी भला होगा जो यह पर्चा पहुंचाएगा। पहरेदार एक सीधा इंसान था। उसने सोच समझकर यह पर्चा लिया और शहर में एक ऐसी औरत के हाथ में दिया जो बादशाह की खास खादिमा थी। उस औरत का बेटा कभी जुबैर की दुकान से पढ़ा था, इसलिए वो जुबैर पर भरोसा करती थी। पर्चा बादशाह तक पहुंचा। बादशाह सुलेमान एक इंसाफ पसंद इंसान था, लेकिन वो मुर्जन की चिकनी चुपड़ी बातों में आ चुका था। जब उसने जुबैर का पर्चा पढ़ा तो पहले तो उसने सोच लिया कि ये कोई साजिश है, लेकिन पर्चे में एक बात थी जो उसे रुक जाने पर मजबूर कर गई। जुबैर ने लिखा था कि अगर बादशाह सच सुनना चाहता है तो वो खुद शहर के उस मोहल्ले में जाए, जहां खुद लोगों से पूछे कि उनके साथ क्या हुआ है। न किसी को भेजे, खुद जाए। बादशाह को यह चुनौती लगी। उसने सादे कपड़े पहने और अकेले बाजार की तरफ निकल गया। वह एक आम मुसाफिर की तरह लोगों से मिलता रहा। जब लोगों ने उस अजनबी को अपने दिल की बातें बताईं, तो बादशाह की आंखें नम हो गईं। वह पहली बार अपने महल के बाहर की दुनिया देख रहा था। बादशाह शहर से लौट आया, लेकिन किसी को नहीं बताया कि उसने क्या सुना। उसने मुर्जन को बुलाया और कहा कि जुबैर के साथ क्या हुआ यह बता। मुर्जन ने एक एक लफ्ज झूठ बोला, सारी साजिश को सच की तरह पेश किया। बादशाह की आंखों में अब नूर था। वह समझ रहा था कि मुर्जन झूठ बोल रहा है, लेकिन फौरन कुछ करना ठीक नहीं था, क्योंकि मुर्जन के हाथ में दरबार का बहुत ज्यादा इख्तियार था। बादशाह ने चुपके से एक काम किया। उसने जुबैर को कैद से आज़ाद करने का हुक्म दिया, लेकिन सबको बताया कि जुबैर को एक ज़रूरी काम के लिए छोड़ा गया है। मुर्जन को शक हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सका। जुबैर आज़ाद हुआ और सीधा सलमान के बताए हुए उस जगह गया जहां दस्तावेज छुपी थी। जुबैर ने सलमान की बताई हुई जगह से वह दस्तावेज निकाली। जब उसने वह खोली तो उसके हाथ कांपने लगे। इसमें वह सारी दास्तान थी जो मुर्जन ने सालों में की थी। कितने लोगों की जमीन छीनी, कितने काजियों को खरीदा, कितने सिपाहियों को रिश्वत दी, कितना शहर का माल बाहर भेजा। सब कुछ मुरजान के अपने हाथ में लिखा हुआ था। क्योंकि मुरजान अकेला था और दूसरों पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए खुद ही सब कुछ रिकॉर्ड करता था। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जुबैर ने यह दस्तावेज अपने सीने से लगाई और सीधा बादशाह के महल की तरफ चला। रात का वक्त था, शहर खामोश था, लेकिन जुबैर के कदमों में एक तूफान था जो पूरी दुनिया हिलाने वाला था। जब जुबैर बादशाह के सामने पेश हुआ तो मुर्जन भी वहां मौजूद था। मुर्जन ने फौरन जुबैर को देखते ही कहा कि यह कैद से फरारी शख्स है, इसे फौरन पकड़ लिया जाए। लेकिन जुबैर ने बिना डर के आगे बढ़कर दस्तावेज बादशाह के हाथ में रख दी और कहा, जनाब ए आली, इस दस्तावेज में वजीर मुर्जान की खुद की लिखाई में सब कुछ दर्ज है। पढ़िए और फिर फैसला कीजिए। दरबार में खामोशी छा गई। मुर्जान का चेहरा सफेद पड़ गया। बादशाह ने दस्तावेज खोली और पढ़ना शुरू किया। जितना वो पढ़ता गया, उसका चेहरा लाल होता गया। वो एक एक सतर पढ़ रहा था और सालों की धोखेधड़ी उसके सामने खुलती जा रही थी। दरबार में कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बादशाह ने दस्तावेज बंद की
और मुर्जन की तरफ देखा। मुर्जन ने अपनी आखिरी कोशिश की। उसने कहा कि यह दस्तावेज जुबैर ने खुद लिखी है और बादशाह को गुमराह करने के लिए बनाई है। लेकिन बादशाह ने उस पहरेदार को बुलाया जिसने पर्चा पहुंचाया था, सलमान को बुलाया जो अंदर की सारी खबर जानता था, और उन ताजिर को बुलाया जिसके घर से जेवर चोरी हुए थे। सब ने सच बात बता दी। मुरझां को पता था कि अब वह बच नहीं सकता। दरबार में बैठकर उसने खुद माफी मांगी और कहा कि वो गुनाहगार है। बादशाह ने कहा कि माफी की कोई गुंजाइश नहीं। जब शहर में खबर फैल गई कि मुर्जन पकड़ा गया तो लोगों ने जश्न मनाया। बाजारों में खुशियां थीं। गलियों में लोग एक दूसरे को मुबारक दे रहे थे। गरीब किसान जो सालों से रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था, आज अपने खेत के पास खड़ा रो रहा था। लेकिन इस बार खुशी के आंसुओं से उन तमाम लोगों की जमीन वापस की गई जिससे मुर्जन ने छीन ली थी। कैद में बंद मासूम लोगों को आज़ाद किया गया। जो काजी और अफसर रिश्वत लेकर मुर्जन के लिए काम करते थे, उन्हें भी उनके ओहदों से हटाया गया। शहर ने पहली बार महसूस किया कि जुल्म हमेशा नहीं रहता और एक सच बोलने वाला इंसान पूरी दुनिया बदल सकता है। जुबैर का नाम शहर में एक नूर की तरह फैल गया। बादशाह सुलेमान ने जुबैर को दरबार में बुलाया। दरबार में सब लोग मौजूद थे। बादशाह ने कहा, जुबैर, तुमने अपनी जान खतरे में डाल के इस कौम की हिफाजत की। तुम वजीर ए आज़म के ओहदे के हकदार हो। जुबैर ने सर झुकाया और कहा, जनाब ए आली, मैं एक कातिब हूं। मुझे दरबार के आदाब नहीं आते, शाही उसूल नहीं पता। मैं अपनी वो जगह नहीं छोड़ना चाहता जहां से मैं लोगों की आवाज सुनना सा। बादशाह ने मुस्कुरा के कहा कि यही बात तुझे सबसे ज्यादा इस काम के काबिल बनाती है। जो इंसान तख्त से नहीं लोगों की आवाज से जुड़ा रहना चाहता है, वही सबसे अच्छा हाकिम होता है। जुबैर के पास जवाब नहीं था। उसने कबूल कर लिया। हफ्ते में एक दिन वह वहां जरूर बैठेगा ताकि कोई भी आम इंसान सीधा उससे मिल सके, बिना किसी दरबान के, बिना किसी अर्ज के। बादशाह ने यह शर्त सुन के जोर से कहकहा लगाया और कहा कि मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने भी इस तरह की। उस दिन के बाद जुबैर वजीर ए आजम बना और दमिश्क में एक नया दौर शुरू हुआ। दरबार के दरवाजे गरीब के लिए भी खुल गए। इंसाफ का तराजू सीधा हो गया। जो सिपाही मुरजन के डर से लोगों को सताते थे, वो अब लोगों की हिफाजत करने लगे। लेकिन जुबैर का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रोज दरबार में खबर आई कि एक पड़ोसी मुल्क का बादशाह फौज लेकर हदूद की तरफ बढ़ रहा है। दरबार के पुराने फौजी मशीर कहने लगे कि फौरन जवाबी हमला करो। लेकिन जुबैर ने कहा कि पहले सब कुछ सोचा जाए। उसने पूछा कि यह हमला क्यों हो रहा है। जब जांच की गई तो पता चला कि वह हमला इसलिए था क्योंकि मुर्जन ने कुछ साल पहले उस मुल्क के साथ एक खास तिजारती मुआहिदा तोड़ दिया था और उनसे ज्यादा टैक्स लेने लगा था। यह वह जमाने की बात थी जब शहर में कोई कुछ नहीं बोल सकता था। मुर्जन की इस हरकत ने एक पूरे मुल्क को दुश्मन बना दिया था। अब वो गुस्सा फेंक रहा था। जुबैर ने बादशाह से कहा कि लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा। एक के बाद एक नुकसान होगा और शहर की रौनक बर्बाद हो जाएगी। उसने इजाजत मांगी कि वो खुद उस मुल्क के बादशाह से मिलने जाए। दरबार के बड़े बड़े लोग हैरान हुए कि एक वजीर अकेला दुश्मन मुल्क क्यों जाएगा, लेकिन बादशाह ने जुबैर पर भरोसा किया। जुबैर अकेला एक छोटे से काफिले के साथ उस मुल्क पहुंचा। जब वो उस मुल्क के बादशाह के सामने पेश हुआ तो पहले तो बादशाह ने उसे कैद करने का हुक्म दिया, लेकिन जुबैर ने इत्मीनान से कहा कि वह सच बताने आया है, धमकी देने नहीं। फिर उसने मुरझां की सारी करतूतें बयान कीं और बोला कि जो जुल्म हुआ वह हम भी मानते हैं और हम उसकी तरफ से माफी मांगते हैं। यह एक लफ्ज माफी उस रात पूरी दुश्मनी खत्म करने के लिए काफी था। जुबैर वापस आया तो साथ में उस मुल्क के साथ नया मुआहिदा था। तिजारती रास्ते फिर खुल गए। दोनों मुल्कों के दरमियान अमन का एक नया दौर शुरू हुआ। शहर में जो लोग डर रहे थे वो अब चैन की सांस ले रहे थे। बादशाह ने दरबार में सबके सामने जुबैर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुम्हारे पास वो कुछ है जो किसी भी ताकत से
ज़्यादा असर रखता है, वो है सच बोलने की हिम्मत और दिल का सुकून। ज़ुबैर ने जवाब दिया, जनाब ए आली, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बस इतना याद था कि जब इंसान सच की तरफ चलता है, तो रास्ते खुद बन जाते हैं। दरबार में बैठे सब लोगों ने महसूस किया कि ये अल्फज़ सिर्फ ज़बान से नहीं, एक ऐसे दिल से निकले थे, जो वाकई ज़िंदगी में सच को अपना उस्ताद मानता था। काफ़ी साल गुजर गए। जुबैर की वजह से दमिश्क एक मशहूर और अमन पसंद शहर बन गया। बाहर के मुल्कों के लोग यहाँ आते और कहते कि इस शहर में कुछ अलग ही बात है। यहाँ के लोग खुश हैं, यहाँ के बाज़ारों में अमन है, यहाँ के दरबार में इंसाफ मिलता है। यह सब इसलिए नहीं था कि ज़ुबैर कोई सुपर हीरो था या उसके पास कोई जादुई ताकत थी, बल्कि इसलिए था कि उसने एक बार सच बोलने का फैसला किया और फिर कभी नहीं मुड़ा। उसने गरीब किसान के लिए उठने का फैसला किया जब सब चुप थे। उसने कैद में बैठकर भी उम्मीद नहीं हारी, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे ताकत मिलने पर भी उसने अपनी जड़ नहीं भूली। वह वजीर ए आज़म था, लेकिन हफ्ते में एक बार वह अपनी पुरानी दुकान पर ज़रूर बैठा करता था। और दोस्तों, यही है इस पूरी कहानी का असली सबक। जुल्म अकेला नहीं रहता, उसके साथ हमेशा खामोशी होती है। जब तक लोग चुप रहे, मुर्जन का जुल्म बढ़ता रहा। लेकिन जब एक अकेले इंसान ने उठने का फैसला किया, सब कुछ बदल गया। तुम में से कोई बादशाह नहीं है, कोई वजीर नहीं, लेकिन तुम में से हर कोई जुबैर बन सकता है। एक बार सच बोल दो, एक बार किसी मजलूम की आवाज बनो, एक बार डर के बजाय अक्ल से काम लो, और देखो कि दुनिया कैसे बदल जाती है। सबसे बड़ा सच यह है कि जालिम की ताकत उसके सिपाहियों में नहीं, तेरी खामोशी में होती है। जिस दिन तूने बोलना शुरू किया, उसी दिन उसकी ताकत खत्म हो गई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करो, और ऑस्टर्ड उसकी बाद। और अगर तुम भी समझते हो कि सच बोलना ज़रूरी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर बार ऐसी कहानियाँ आएंगी जो तुम्हारी सोच बदल देंगी।